व्हाट्सअप स्टूडेंट्स। ओके, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में आपको एक जरूर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ें। और एक क्या है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, अगर बड़े क्वेश्चन भी आएंगे कहीं से तो आपको लिंक पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचो नैम क्यों बना, नैम दोनों अलायंस में नहीं गया, तो वो सारी चीज़ें तो हमने पिछले अपने वीडियो में एक नैम पे बात करी थी। नैम के फाउंडर मेंबर इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रांस टीटो, गमाल अब्दुल निसार, सुकर्णो और एनाक्रोमा और भी ये थे। और हमने नैम के बारे में कुछ बताया था कि इनको लीस्ट डेवलप कंट्री का क्या बोला, लीस्ट डेवलप कंट्री, जो सबसे कम विकसित है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री थे, जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, मानी कोल्ड वॉर के टाइम में या उसके आसपास आज़ाद हुए थे। दूसरा, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जैसे हंगर, पावर्टी, इलेक्ट्रेसी, डिजीजेस एंड लेस डेवलप्ड। तो ये सब उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, जैसे भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब सारी चीज़ इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी। ओके, तो हमने देखा था कि ये शुरू में कैसे पॉपुलर, शुरू में जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें 25 मेंबर, जब बेलग्रेड में हुई थी 25 मेंबर थे। और जब 2006 में रिसेंट हुई, जो आपकी बुक में दिया है 2006 में हुई, तो उसके 14 सबमिट हुई थी, तो उसमें 116 मेंबर और 15 ऑब्जर्वर मेंबर थे। तो हमने ये देख लिया था, क्वेश्चन कौन करा था, हाउ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चैलेंज टू बाइपोलरिटी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने बाइपोलरिटी को कैसे चैलेंज किया। और हमने बताया था कि ये दोनों कैंप में इसलिए नहीं गए क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट थे और कंट्रीज का ग्रुप था, या और क्या कह सकते हैं, ये अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जाने जाते थे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब, अगर हम किसी कैंप में शामिल होते हैं तो जो सुपर पावर कहेंगी उनका बात मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब की बजाय इन्होंने अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी अपनाई, और ये धीरे धीरे इसका मास बेस यानी इसके मेंबर कंट्री भी धीरे धीरे बढ़ते गए, आपने देखा ही है, पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद अब आप डिस्कस करना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पूछा भी जाता है, व्हाट इज, यहाँ से आप देख सकते हैं, इंडिया एंड कोल्ड वॉर, इंडिया एंड कोल्ड वॉर। इंडिया एंड कोल्ड वॉर, क्वेश्चन ये उठता है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, व्हाट वाज द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर एरा के टाइम में इंडिया की क्या पॉलिसी थी यूएसए की तरफ और यूएसएसआर की। डू यू थिंक व्हाट द पॉलिसी हेल्प्ड इंडिया इंटरेस्ट। क्या आप सोचते हो कि इस पॉलिसी ने इंडिया के इंटरेस्ट को पूरा किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमने अगेन कहा कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपके बुक में ही हैं, वो आप ध्यान से पढ़ोगे, इसीलिए मैंने सेपरेट अगर वीडियो बनाई है तो समझ लो वहाँ से क्वेश्चन अगर लॉन्ग वाले बनेंगे तो बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियाज़ की फॉरेन पॉलिसी यूएसए और यूएसएआर की तरफ क्या थी, क्या आप एग्री करते हो कि इंडिया के इंटरेस्ट को ये पूरा किया। और अगेन हमने नैम के बारे में बता दिया था, ये ना तो ही पैसिव ऑर्गेनाइजेशन था ना ही न्यूट्रल था, कि पैसिव का मतलब तुम लोग लड़ते रहो, हमको कोई मतलब नहीं, जैसे अमेरिका की शुरू में पॉलिसी थी। ठीक है, और वो वाली भी पॉलिसी नहीं थी कि हमको हम न्यूट्रल रहेंगे, आप लोग लड़ो ना, आपकी तरफ ना हो। उसकी बजाय हमने क्या इसको क्या बोला, एक्टिव इंटरवेंशन की, क्योंकि लड़ाई होती तो हमारा भी इंटरेस्ट दिक्कत होती, क्योंकि अगर एटॉमिक वार हो जाता या न्यूक्लियर वार हो जाता तो उसमें इंडिया के इंटरेस्ट भी इफेक्ट हो रहे थे। इसलिए ये
नैम ने एक अलग तरीके का मीडिएशन का रोल प्ले किया। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ये है, India's policy was the neither negative nor passive. As Nehru reminded the world, non-alignment was a not policy of fleeing away. माने भाग जाने की नीति नहीं है ऑन कंट्रीज के विपरीत इंडिया was a not favor of actively intervening the world affair and soften the world and rivalries, and India tried to reduce differences between alliances thereby prevent differences. ओके, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नाइदर नेगेटिव थी नॉर पैसिव थी। एज अ लीडर ऑफ नैम, इंडियाज रिस्पॉन्स टू ऑन गोइंग कोल्ड वार एंड टू फोल्ड। नैम का मेंबर हो के नाते इंडिया ने कोल्ड वार को रिस्पॉन्स दो तरीके से करा। फर्स्ट, एट वन लेवल इट टुक द पर्टिकुलर केयर ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। पहली बात, ये दोनों अलायंसेस से दूर रहा। सेकंड क्या था, रेज द वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज बिकमिंग द पार्ट ऑफ द अलायंसेस। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, कहीं पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद इंडिया ने और क्या किया था, ड्यूरिंग कोल्ड वार, ये लाइन है, इसको आप देख लो। ये आपका आंसर भी बन रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यूएसएसआर की तरफ थी। तो यूएस और यूएसएसआर की तरफ क्या थी, हमने क्या देखा, नैम का लीडर होने के साथ इंडिया ने कोल्ड वार को दो तरीके से रिस्पॉन्स किया। क्या, पहले तो दोनों कैंप से दूर रहा। दूसरा क्या, और इसने वॉइस रेज करी अगेंस्ट, सेकेंड, इट रेज द वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री बिकमिंग द पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस, की जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है इसके मेंबर ना बने। और ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंडिया ने क्या करा, ये जो हमने टिक करा ये वाली लाइन यहाँ से, ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंडिया इज रिपीटली ट्राई टू एक्टिवेट दोज रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर नॉट पार्ट ऑफ द अलायंसेस बाई यूएस एंड यूएसएसआर। नेहरू respond the great faith a genuine commonwealth of the free cooperating nation that would be play positive role in the softening if not ended the cold war। तो क्या हुआ कि नेहरू ने इन्हें सोचा कि ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, अगर ये ख़त्म नहीं कर सके, युद्ध को ख़त्म कराने में नेहरू रोल प्ले कर सके, बट एक कोल्ड वार को सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो, ये लिखा है पॉजिटिव, प्ले पॉजिटिव रोल एंड सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वार। और हम बात कर रहे थे कि इसने इंडिया के इंटरेस्ट को कम से कम दो तरीक़ों से, तो डायरेक्ट तरीके से इंटरेस्ट को पूरा किया। पहला, फर्स्ट, नॉन अलाइंड मूवमेंट अलाउड टू इंडिया टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड सेंटेंसेस दैट सर्व द इंटरेस्ट रादर दैन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर। पहली बात है कि अगर इंडिया, ये ऑब्वियस बात है कि इंडिया दोनों कैंप में नहीं था, तो अपने ना तो यूएसएसआर की तरफ था ना तो यूएसए की तरफ था, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले सकता था। सेकेंड ये था कि अगर एक सुपर पावर इंडिया से थोड़ी दूर होती थी तो दूसरी की तरफ टिल्ट हो जाता था। तो सेकेंड, द इंडिया इज ऑफन एबल टू बैलेंस द सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इफ इंडिया फेल्ड द इग्नोर और
unduly pressurized by a one superpower, it could tilt toward the other. Neither alliances neither alliances system could take India's granted or bullied. तो कहने का मतलब कोई अलायंस इंडिया को ये ग्रांटेड नहीं कर सकता था कि ये मेरे, ना तो उसको डरा ही सकता था, ना तो बेफिक्र को, न तो कोई उसको बेफिक्र, कोई भी कह भारत को लेकर बेफिक्र हो सकता था, ना ही कोई अपना ध्वज जमा सकता था। तो अब आगे पूछेंगे कि कुछ लोग इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको क्या बोला, अनप्रिंसिपल्ड बोला। क्या बोला, अनप्रिंसिपल्ड। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको, व्हाट द क्रिटिसिज्म लेविड आउट द इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की क्या क्रिटिसिज्म है, यहाँ पे देखिए आप, ये है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज इन व्हाट इन इंडियाज पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट क्रिटिसाइज ऑन द नंबर ऑफ काउंट्स दे वर रेफर टू। फर्स्ट इसमें ये है, सेकेंड डे है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहली पॉलिसी क्या थी कि इंडिया की पॉलिसी को उन्होंने क्या बोला, अनप्रिंसिपल्ड है। अनप्रिंसिपल्ड का मतलब बिना मतलब, कोई प्रिंसिपल नहीं है, जब जिधर देखा उधर चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूँ, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी unprincipled in the name of the pursuing it is the national interest. India was said to is often refused to take firm stand on the critical national interest। जो क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल बोलते हैं कि, और ये बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज थे उस पर वो कोई डिसीजन नहीं लेता है। और दूसरी तो सब ये हो गई कि जब 1971 में, ये है सेकेंड, इट इज सजेस्टेड दैट इंडियाज was inconsistent to the contradictory posture and criticized other the joining alliances. India signed to Treaty of Friendship in August 1971 of the 71 with the USSR for the 20 years. This was the regarded the particularly by the outside observer as the virtually joined the Soviet alliances. तो कुछ जो इंडिया के क्रिटिक थे उनको, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया का जो बिहेवियर था, इंडिया इंडिया सजेस्टेड दैट इंडिया वाज इनकंसिस्टेंट टू कंट्राडिक्टरी पॉस्चर, हमेशा इनकंसिस्टेंट था और एक तरीके का कंट्राडिक्टरी पॉस्चर था। जब 1971 में, जब बांग्लादेश वार के टाइम में यूएसएसआर के साथ 20 ईयर की ट्रीटी कर लिया था इंडिया ने, कितने 20 ईयर की, तो बहुत सारे ऑब्जर्वर ने कहा इंडिया किस कैम्प की तरह शामिल हो गया, हाँ यूएसएसआर कैम्प में शामिल हो गया। बट अगेन इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि यूएसएसआर के साथ हमारी फ्रेंडशिप की ट्रीटी हुई है, ये ट्रीटी हमको यूएसए से रिलेशन बनाने में कहीं भी नहीं रोकती। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो कोल्ड वॉर था, आर्म रेस और आर्म कंट्रोल था, उसके लिए कुछ ट्रीटीज़ हुई हैं, एक बार आप ये पढ़ लेना। ये हैं LBT लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, SALT I स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, SALT II स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन टॉक 2, और START I START II स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी और स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 2। तो इसको आप एक बार देख लेना। और हम ये देखेंगे कि ये जो नाम था वो कोल्ड वार के टाइम में बना था, क्या आज इसका रिलेवेंस है या ख़त्म हो गया है इस चीज़ का। और ये जो नए कंट्री थे, जो लिस्ट डेवलप कंट्री थे, उनके इंटरेस्ट के लिए कुछ, क्या ये समय के साथ इनके कुछ इंटरेस्ट भी बने। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम बात करेंगे। ये है चैलेंज ऑफ बाइपोलरिटी के देखने के बाद ये न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है ना, ये वाले, ये आप एक बार देख लेना, फिर मैं पढ़ाऊँगा ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।